बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम आसम है। हम ख़ानदान के 5 लोग थे। मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी भाभी, जिसको इस घर में आए हुए अभी 2 महीने हुए थे और 1 महीना हो गया था भाई को बाहर गए हुए। मैं अपनी भाभी से आजकल नज़रें चुराता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से मुझे वही काम बता दे जो मैं नहीं करना चाहता था किसी के लिए। इसीलिए दूर दूर भागता था, घर से निकलता था तो ऐसे कि इनको पता ना चले कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे एक काम बता दिया। मैं फिर भी करना नहीं चाहता था। मैं मोहल्ले के किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज़ मंगवाई थी जो मैं इनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब तक दुकान वाले भी मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को इनकार कैसे करता। अम्मी ने भी कहा था कि भाई घर पर नहीं है, तो अगर भाभी कोई चीज़ मंगवाए तो इनकार नहीं करना। इसीलिए बात मान लेता था। आज दुकान वाले की दुकान के बाहर खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि ज़रा रश कम हो जाए। जैसे ही रश कम हुआ तो मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा, ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, इतनी सारी मोमबत्तियों का रोज़ क्या करते हो तुम यार? तुम लोगों को अच्छे भले ख़ानदान से हो। भाई तुम्हारा बाहर के मुल्क गया है, यूपीएस क्यों नहीं लगवा लेते? क्या आजकल के ज़माने में भी लाइट जाने के बाद मोमबत्ती चलाकर काम करते हो? उठो बच्चे। थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने इसे कहा, भाई आसमान, मुझे मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मैं इससे कहना कि ये मतलब था कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने तो मोमबत्ती ली और शापर में डलवा कर घर आया। भाभी पहले से ही इंतज़ार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इनका कलर सिर्फ सफ़ेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। इनके रुखसार बहुत ज़्यादा सुर्ख थे। सब लोग हैरान रह गए कि ये इतनी खूबसूरत कैसे है। इतनी खूबसूरत जिल तो पठानों की भी नहीं होती। यहाँ खूबसूरती थी जिसको मेरी माँ ने देखकर फौरी सोच लिया कि अपने बेटी की शादी करूँगी। तो इसी लड़की के साथ शादी के 1 महीने बाद तक सारे ख़ानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे, वो बार बार हमारे घर आते रहे। मेरी भाभी को देखने के लिए हैरान होते रहे और भाभी से पूछते कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी तो अकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ली और इसके अंदर से वो धागा निकाल कर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी और वो शाम के बाद कोई भी काम नहीं करती थी। अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। अम्मी कहती थी कि शायद इसको करीम बेटा फ़ोन करता होगा। मुल्क के बाहर से ज़ाहिर है बेचारों की अभी अभी शादी हुई थी, इतनी प्यारी बीवी लेकर दी मैंने इसको। इस पर हालात ऐसे थे कि शादी पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो गया था और अब इसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ ही जाएगा। मेरी बहू का दिल तो इसका दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फ़िदा थी। इनको इसमें कोई भी गलती नज़र नहीं आती थी और ये बड़ी अजीब और अनोखी थी कि एक साथ होकर मेरी भाभी इससे इतना प्यार करती थी कि मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी। लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मोमबत्ती के रोशन करने के लिए मंगवाया था तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? इसके बगैर तो वो चलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का फ़ायदा क्या हुआ? मुझे इनकी कोई समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसने मेरा वक्त ज़ाया होता और मैं गर्मी में इतनी दफ़ा चक्कर नहीं लगा सकता था। इसीलिए यहाँ से सामान लेने लगा। और लेकिन ये मोमबत्ती आजकल कौन सी सस्ती मिलती है, अब तो ये 100 से भी ज़्यादा हो गई थी महंगी। भाभी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते वही खर्च हो रहे थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मी ने कहा, अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से करवाने की क्या ज़रूरत है? वो अपने भाई से ही कह दे। तो इसी वजह से मुझे इस बात से मसला नहीं था। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा था? ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
इसका मतलब है कि भाभी भी यही करती थी। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान छोटी ईद आ गई और हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर एक यूपीएस ख़रीद लिया और अपने घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि घर में तो यूपीएस लग गया था। घर वाले भी खुश हो गए थे। अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने अपने पैसों से घर की चीज़ बना ली, तुम भी अपने बड़े भाई की तरह ही हो। वो भी अपने अपने बारे में सोचता था। इसकी शादी हुई थी लेकिन इसकी बीवी भी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे काम नहीं कहेगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। और मैंने कहा कि भाभी अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो यूपीएस लग गया है। इस बात पर वो खुलकर हंसने लगी और कहने लगी तुम तो बहुत मासूम हो। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने यूपीएस भी लगा दिया, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही थी। खैर, जो मैं नहीं चाहता था वो ही मुझे करना पड़ गया। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि आप इसका क्या करती हैं, तो इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी मैं रात तो खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना मैं क्या करती हूँ। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा अजीब थी। हमारे ख़ानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियाँ हुई और इनके घर में इनकी भाभियाँ आई थी, लेकिन इनके साथ उनका इतना भी नहीं था। मेरी भाभी मुझसे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती थी। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फ़ोन आया तो अम्मी इससे कह रहा था कि आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है, इसको मेरा कोई ख्याल नहीं, मुझे फ़ोन नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। पर अम्मी ने कहा वो तो शाम को सारे काम वगैरह ख़त्म कर देती है कि तुमसे बात करनी है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे मुल्क में सोने का वक्त होता है। मैं इसको तंग नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारे साथ बात करनी है तो तुम यहाँ पर रहते नहीं हो, तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बात करते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो मुझे। मेरे भाई ने भी शायद इसकी इज्जत रख ली थी और बात को गंवा दिया था। मेरी माँ को भी शक होने लगा था। मेरी माँ ने इसके बाद से मेरी भाभी को रात को खाना बनाने का काम दे दिया और कहा क्या सारा खाना तुमने बनाना है। खाना बनाने का ये मतलब था कि इसे खाना बनाना था, सबके लिए खाना रखना भी था और इसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता। रात के 9-10 बज जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तक ये काम किया, इसके बाद वो तंग हो गई। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे शोहर को बाहर भेज दिया। शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझसे इस घर के सारे काम करवा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाऊंगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी हाई पर के, तो फिर मेरी माँ भी क्या करती। फिर घर में झगड़े होते और कुछ ठीक भी नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी, इनको ज़्यादा झगड़े करने का शौक़ नहीं था, इसीलिए वो भी खामोश हो गई। अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा कि भाभी क्या करती है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी, तुम देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात इनके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। इनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। ये हिस्सा भाई को इसलिए दिया गया कि इनकी शादी हुई है तो वो लोग ज़रा साइड पर रहें। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त था। अगर कोई मुझे देख लेता कि भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हुआ और अंदर झांक रहा है, तो मेरी बेइज्जती और इंसल्ट हो जानी थी। अम्मी ने तो मुझे न जाने क्या क्या बातें सुना देनी थी। एक तो इसका शौहर घर पर नहीं, तू कौन होता है रात के टाइम आपके पास जाने वाला। मैंने आस पास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कि भाभी को दर्द हो रहा है। मैं हैरान था कि भाभी भी ऐसा भी क्या कर रही है। वो तो कह रही थी कि वो दरवाज़ा खोल देगी,
लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं वहाँ से चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? तो इसने कहा, अच्छा तुम देखने चले आए, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे कमरे में झांकोगे? मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा, नहीं मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना, मुझे इनकी समझ नहीं आती थी, इनके मूड का कुछ पता नहीं चलता था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती और कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी संजीदगी में भी अजीब सी बात कर देती और कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी माँ को भी मेरी भाभी से खार होने लगी थी, गुस्सा आने लगा था इनकी हरकतों पर, और मोहल्ले से कोई आता मेरी माँ इसकी बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते कि बड़ी नाशुक्री हो तुम, इतनी खूबसूरत जान जैसी बहू मिली तुम्हें। मेरी माँ कहती तो खूबसूरती का अचार डाल लूँ, कोई अखलाक कोई सलीका भी होना चाहिए, जबकि यही मेरी माँ थी जो पहले कह रही थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर जल ही जाएं। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी माँ का ये नज़रिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो थी नहीं, लेकिन एक कज़न थी इनकी तरह ही खूबसूरत, पर इनसे बहुत कम खूबसूरत थी। मेरी माँ एक बहन कहती कि इसका रिश्ता मेरे लिए लेना है, लेकिन मैं नहीं माना, तौबा कर ली थी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं था। अगर भाभी ऐसी सी तो इनकी कज़नें भी ऐसी ही होती हैं, और मैं ऐसी औरतों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। भाभी यहाँ पर थे कि नहीं, अगर नहीं पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं इस घर में जिनकी कोई समझ नहीं आ रही, तो वो भी हैरान होते और परेशान भी। अगले दिन मैं फिर से इंतज़ार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन जब मैंने जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह किधर जा रहे हो? तो मैंने कहा, वो मेरे दोस्त का फ़ोन आया है तो मैं लॉन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, वहाँ जाकर ज़रूरी बात करनी है, अपने कमरे में बैठकर बात कर लो। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने तो मुझे एक डांटना ही शुरू कर दिया। खैर मैं माँ के सामने वापस कमरे में चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया। अच्छा, मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई है, लेकिन इस दफ़ा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई आवाज़ें ऐसे आ रही थी जैसे कोई तकलीफ़ में है। ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे भाभी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या वो भाई की याद में रोती है? लेकिन वैसे तो इनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि इनको भाई की याद आती है। भाई कहते थे कि ये मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, आप लोगों ने इसका कामों में तो नहीं लगा रखा हर वक्त, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कुछ जिक्र नहीं किया, वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मेरा तो अलग ही था। रोज़ कहती कि मैं खिड़की खोल दूँगी, लेकिन खिड़की खुलती नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, और आज अम्मी ने भी मुझे डांट दिया था। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूँगा। वैसे भी मुझे इनकी ज़ाती ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो दूसरी तरफ वो चीज़ें भी मुझसे मंगवाती थी। तो फिर मैं क्या करता? भाई का फ़ोन आया और भाई ने कहा कि वो 3 महीने के लिए आएगा, और इसके आने में अब ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि इसकी छुट्टियां मिल रही हैं। इस शहर में वो काम करता था, वहाँ के हालात ख़राब हैं कोरोना की वजह से, इसको जल्द वापस भेज दिया जाएगा। वो 3 महीने के लिए यहीं पर रहेगा। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इनकी शक्ल पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा, ऐसी अफवाहें आ रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ होगा, छुट्टियां तो नहीं होनी, इधर ही काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा, पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये बेटा तो कोई काम करता ही नहीं, जबकि मैं इस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम के टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई का चल रहा था, मुझे काम करने के लिए क्या ज़रूरत थी? बाबा की पेंशन आती थी और भाई भी तो सारा घर चलाते थे।
अम्मी कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने अम्मी को खामोश करवा दिया। मैंने कहा कि वो अपना रंग दिखा रही है, इसी तरह घर का माहौल ख़राब होगा और आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अम्मी अपने कमरे में चली गई थी। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वो खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। मेरी भाभी आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी। शायद इनका वो अच्छी बहू वाला रवैया अब ख़त्म हो गया था और वो भी हमें बताने लगी थी कि वो किस किस्म की इंसान है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं लाकर दे देता था। एक दिन मैं अपना फ़ोन लेकर इनके कमरे के पास से गुज़र रहा था। रात का वक़्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। मैं समझा आज फिर मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने खिड़की के कमरे की खिड़की खोल दी थी और इसका मतलब कि आज मैं मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर झांक देख सकता था। मैं ये मौका क्यों जाने देता। अगर मेरे हाथ इनकी कोई कमज़ोरी लग जाती तो मैं ज़रूरी अम्मी को बता देता और अपने भाई को भी, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में इनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफ़ी हैरान भी था क्या होने वाला है। खिड़की खुली हुई थी, भाई के कमरे की लाइट भी ऑन थी। देखने के लिए गर्दन अंदर रुकी तो सामने का मंजर पहले तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब देखा तो हैरान रह गया। मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता था, क्योंकि भाभी मोमबत्ती को जलाकर इसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। गरम गरम मोमबत्ती लगाकर जब सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने मुझे भी देख लिया था। मैं अंदर झांक रहा हूँ और फिर मेरी तरफ देखकर अजीब सी हंसी, तो इसने खौफ आ गया। इसे वापस मैं चला गया और बाद में सुबह भी ये बात की। मैंने कहा आप क्या कर रही थी। रोज़ रात को अपने चेहरे पर मोमबत्ती लगाती हूँ, वही लगा रही थी और इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी, मरी हुई स्किन मेरी शक्ल से उतर जाती है और मेरी असल चमकदार जिल्द बाहर नज़र आती है। तभी तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल है और दोबारा इनसे मैंने कोई बात नहीं करनी। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतनी हसीयत देता है, अजियत देता है। जो इंसान अपना नहीं होता वो किसी का भी नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो फिर कल को किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात किसी को भी नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गया। भाई और भाभी रोज़ झगड़ा करते थे। भाभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। शायद भाई को इनके किसी पुराने चक्कर के बारे में पता चल गया था। आजकल वो बहुत झगड़ते थे। पहले तो वो सिर्फ आवाज़ ही सुनते थे, फिर इनसे झगड़े इनके कमरे से बाहर आना शुरू हो गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा, ये पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, इसके ना जाने कितने यार हैं। इसी तरह बात करते करते तलाक तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि किसी के घर ख़राब ना हो। भाई का बहुत समझाया, अब्बू ने भी समझाया, मैंने भी, और जो भी इस घर में होता रहा वो हम सब ने भाई को नहीं बताया। अम्मी ने भी नहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन भाभी अचानक से अपने घर चली गई और वापस आने से इनकारी हो गई। इनको फिर भी समझाते रहे लेकिन वो मानती नहीं। और फिर कुछ दिन के बाद इनकी तरफ से कोर्ट का आर्डर आ गया। वो मेरे भाई से खुला लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आने लगा और फिर मेरे भाई ने कहा कि मैं तो पहले ही इसको रखना नहीं चाहता था, आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। जाने भाभी को किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी। इनको खुद पर बहुत ज़्यादा गरूर था। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान थी। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया और दोनों में अलहदगी हो गई। मेरे भाई ने कहा कि मैं आपने लड़की की शक्ल देखी है लेकिन इसका किरदार, इसकी अकल नहीं देखी। शक्ल देखकर इसको ले आई, लेकिन अब वो अच्छी इंसान नहीं थी। एक नहायत ही मगरूर, बदतमीज़ और बदअखलाक औरत थी जिसके साथ किसी भी मर्द का गुजर
گزارا نہیں ہوتا۔ جب تک میں یہاں نہیں تھا وہ یہاں رہتی رہی، لیکن اس مرد کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میری امی بھی شرمندہ تھی کہ انہوں نے واقعی صرف خوبصورتی دیکھی تھی، لیکن کبھی کبھی صرف خوبصورتی کافی نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ خوبصورت چیز اخلاق اور بڑوں کی عزت ہوتی ہے، جو میری بھابھی کے اندر بالکل بھی نہیں تھی۔ تب بھی ان کا گھر برباد ہو گیا۔ ہمیں تو خیر ابھی بھی افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب کہ ہم نے بھائی کو منا لیا تھا اور وہ طلاق کی بات نہیں کریں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اسے معافی مانگنی پڑی تو وہ معافی بھی مانگ لیں گے، لیکن بھابھی نے خود ہی علیحدگی کی بات کر دی اور اسی طرح سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی تھی شاید۔ مزید اچھی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔